Good morning, students. In the previous class, we started the third chapter of history, an empire across 3 continents. In this chapter, we studied about the introduction of Roman Empire, okay, and we studied the sources to understand the Roman history, papyrus and papyrologists, division of Roman Empire and the political history of Roman Empire, the early empire and the later empire. We already discussed about that. Today we would discuss the third century crisis. थर्ड सेंचुरी क्राइसिस का मतलब ये है कि 233 से लेकर के 280 के बीच में रोमन एम्पायर में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुए जिसने रोमन एम्पायर का पूरा जो नक्शा था वो ही बदल के रख दिया था, है ना। 230 से जो रोमन एम्पायर था उसको लगातार कई सारे फाइट्स करने पड़े अपने फ्रंटियर्स से। 225 में ईरान में एक बहुत ही अग्रेसिव डायनेस्टी का इमर्जेंस हुआ जिसे सजानियन डायनेस्टी का नाम दिया गया था, और जस्ट 15 ईयर्स में इन्होंने अपना जो किंगडम था इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया था कि वो यूफ्रेट्स तक पहुंच चुके थे। शापुर वन जो कि एक ईरानियन रूलर था वो क्लेम करता है कि उसने रोम के 60,000 सोल्जर्स को मारा है और रोम के ईस्टर्न कैपिटल एंटियोच को कैप्चर कर लिया है। और उसी समय पर कुछ ही समय में जो जर्मैनिक ट्राइब थी, जर्मन की एक ट्राइब थी, एक ट्राइबल प्रजाति थी जो मूव करती हुई राइन रिवर तक पहुंच गई थी। तो इस तरह से दोहरे फ्रंटियर्स का, डबल फ्रंटियर का सामना करना पड़ा था रोमन एम्पायर को 233 से 280 के बीच में। और रोमन एम्पायर जो था अब उसकी टेरिटरी दानूबे तक सिकुड़ के रह गई थी। तो जो ये रैपिड सक्सेशन था एम्परर्स का ये भी थर्ड सेंचुरी में देखने को मिला था। 47 ईयर्स के बीच में 25 एम्परर्स बदले जा चुके थे रोम में, ओके। तो ये एक ऐसी स्थिति थी जो रोमन एम्पायर के लिए ऑब्वियसली एक स्ट्रेन का समय था, बहुत तनावपूर्ण समय था जिसे फेस करना पड़ा था रोमन एम्पायर को, इसलिए इसे थर्ड सेंचुरी क्राइसिस कहा जाता है, ओके। नाउ द जेंडर रोल इन रोमन एम्पायर। हम जेंडर लिटरेसी एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जेंडर रोल को जानेंगे। जो मॉडर्न फीचर है फैमिली सोसाइटी का वो रोमन एम्पायर में देखने को मिलता है। वहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली प्रीवेलेंट थी, जो एडल्ट सन होता था, जो बेटा होता था, मैरिड जो लड़का होता था वो अपने फैमिली के साथ नहीं रहता था, और हालांकि उसका अपने भाइयों के साथ हाउस होल्ड में कॉमन शेयर रहता था, और अगर वो चाहे तो वो अपना शेयर ले सकते थे, ठीक है। मैरिज सिस्टम जो था वो टिपिकल था। अथॉरिटी जो है हस्बैंड के हाथ में होती थी। वाइफ को अपने फादर के प्रॉपर्टी पर अधिकार होता था, लेकिन जो डाउरी होती थी वो पूरी तरीके से हस्बैंड को मिलती थी। वाइफ की डाउरी पर हस्बैंड का हक होता था, और फादर की डेथ के बाद जो विमेन होती थी उसको इंडिपेंडेंटली प्रॉपर्टी मिल जाती थी अपने फादर की। मैरिजेस जो थे जनरली अरेंज्ड ही होते थे, और जो विमेन थी उस समय डोमिनेशन का सब्जेक्ट थी। उस समय भी औरतों पर काफ़ी अत्याचार किए जाते थे, उन्हें डोमिनेट किया जाता था उनके हस्बैंड्स के थ्रू। हालांकि जो मैरिजेस थी मेल के लिए, आदमियों के लिए जो मैरिज का एज होती थी वो 20s लेट 20s से अर्ली 30s के बीच में, मतलब 20 से 30 साल के बीच में उनकी शादी का उम्र होती थी, जबकि फीमेल्स के लिए ये 10s to 20s मतलब 10 से 20 साल के बीच में उनकी शादी की आयु, मैरिज की एज हुआ करती थी। ये जो एज गैप था उन दोनों के बीच में, इसी के कारण जो इनइक्वालिटी होती थी, और इसलिए इतना एज गैप रखा जाता था ताकि जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को डोमिनेट कर सके, उसका कंट्रोल हो सके अपनी वाइफ पर, है ना। डाइवोर्स जो था उस समय पर वो इजी था, और सिर्फ एक नोटिस देने से मैरिज का जो डाउरी का जो डाइवोर्स का सिस्टम था ये वो सॉल्व हो जाता था। हस्बैंड या वाइफ को आसानी से उस समय डाइवोर्स मिल जाता था, है ना। दूसरी तरफ ऑगस्टिन एक ग्रेट कैथोलिक बिशप थे। वो कहते हैं कि उनकी माँ वो
ये जो ऑगस्टीन है वो उस समय की सोशल कंडीशन के बारे में बता रहे हैं कि महिलाओं का जो कंडीशन थी क्या थी उस समय पर। तो जो ऑगस्टीन थे एक बिशप थे उस समय के, तो उन्होंने बताया है कि उनकी माँ को वो हमेशा पिटते हुए देखते थे, कि उनके पिताजी जो हैं, उनके फादर जो हैं, उनकी माँ को हमेशा पीटते रहते थे। तो और यही कंडीशन हर औरत की थी उस समय सोसाइटी में। ओके, नाउ लिटरेसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि रोमन एम्पायर में लिटरेसी की क्या कंडीशन थी, है ना। जो लिटरेसी थी उस समय पर, वहाँ डिफरेंट पार्ट में काफ़ी वैरायटी थी लिटरेसी को लेकर के। वहाँ की जो पॉम्पी शहर की, जो रोम के पॉम्पी शहर की जो दीवारें हैं उस पर एडवर्टाइजमेंट्स देखने को मिले हैं, जो ग्राफिटी उस पर देखने को मिली है शहरों के। अगर इसके जस्ट अपोजिट देखें तो इजिप्ट, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पपायरी सर्वाइव करते थे, है ना। मोस्ट फॉर्मल डॉक्यूमेंट वहाँ पर यूज़ किया जाता था। प्रोफेशनल स्क्राइब्स होते थे। स्क्राइब्स मैंने आपको पहले ही बताया था, एक ऐसी जाति होती है जो राइटिंग का काम करती है ना। वो उनका ऑक्यूपेशन ही होता है राइटिंग करना। और वो ऑफनली कहते थे कि उन्होंने लिखा है कि एक्स और वाई इज़ अनेबल टू रीड एंड राइट, मतलब ये लोग जो हैं पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर लिटरेसी जो था वो काफ़ी वाइड स्प्रेड था, है ना। अलग अलग कैटेगरीज़ में, जैसे कि सोल्जर्स, आर्मी ऑफिसर्स और स्टेट मैनेजर्स जो होते थे वो पढ़े लिखे होते थे। लैंग्वेजेस बहुत सारी होती थी यहाँ पर, बोली जाती थी रोमन एम्पायर में, है ना। उनमें एरेमिक, कैप्टिक, प्यूनिक, बर्बर, सेल्टिक, ये काफ़ी ऐसी और भी लैंग्वेजेस होती थी जो बोली जाती थी। लेकिन ज़्यादातर जो यहाँ का लिंग्विस्टिक कल्चर है वो प्योरली ओरल होता था, है ना। जो भाषा है ओरल में ही ये यूज़ की जाती थी। और ये जो हमने लैंग्वेज ऊपर अभी पढ़े हैं, इनमें से अर्मैनिक भाषा को सबसे पहले 5th सेंचुरी में लिखना शुरू किया गया था। ओके, नाउ इकोनॉमिक एक्सपेंशन इन रोमन एम्पायर। जो एम्पायर था वहाँ पर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे थे। हार्बर्स थे, माइंस थे, क्वेरीज थे, बैकयार्ड थे, ऑलिव ऑयल की फैक्ट्रीज थी, है ना। वहाँ पर वीट, ऑलिव ऑयल और वाइन भी ट्रेड किया जाता था बहुत बड़ी मात्रा में। और मेनली ये स्पेन को इन्हें भेजा जाता था, मतलब एक्सपोर्ट किया जाता था। गैलिक प्रोविंसेस, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट, इन सब देशों के साथ, इटली के साथ इनका व्यापार हुआ करता था। इन सब क्रॉप्स को वो बेचा करते थे इन्हें। लिक्विड जैसे कि वाइन है और ऑलिव ऑयल है, इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जो है कंटेनर हुआ करता था जिसे एम्फोरे कहते थे, उसमें पैक करके ये ट्रांसपोर्ट करते थे, है ना। द फ्रेगमेंट्स एंड शेड्स ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ दीज सर्वाइव एंड इट हैज़ बीन पॉसिबल फॉर आर्कियोलॉजिस्ट टू रिकंस्ट्रक्ट द प्रिसाइज शेप्स ऑफ दीज कंटेनर, है ना। ये जो कंटेनर्स हैं इनके फ्रेगमेंट्स मिले हैं एक्सकेवेशन से, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इजीली इसको रिकंस्ट्रक्ट करके समझ सकते हैं कि ये इन कंटेनर्स का क्या यूज़ होता होगा, ठीक है। जो एम्पायर था जिनमें कई सारे रीजन्स ऐसे इंक्लूड थे जहाँ पर एक्सेप्शनल फर्टिलिटी भी थी। इटली, सिसिली, इजिप्ट, साउदर्न स्पेन, इन सब में सबसे ज़्यादा जो डेंसली सेटल्ड और वेल्दीएस्ट पार्ट था वो रोमन एम्पायर का ही था, है ना। बेस्ट काइंड की वाइन और ऑलिव जो है वो रोम से ही कई सारे टेरिटरीज़ में जाया करती थी, है ना। दूसरी तरफ जो रोमन सोसाइटी थी, यहाँ इसका एक्सपेंशन काफ़ी हो चुका था, काफ़ी बहुत बड़ा एम्पायर बन चुका था, इसकी सोसाइटी काफ़ी वास्ट थी, है ना। लेकिन जो इसमें कुछ ही टेरिटरीज़ ऐसी थी, कुछ ही सोसाइटीज़ ऐसी थी जो ज़्यादा एडवांस्ड थी, है ना। एग्जाम्पल के लिए कि विलेज साइड में न्यूमिडा एक प्लेस का नाम है, आज के समय पे अल्जीरिया है वो, तो उस प्लेस का बताया गया वहाँ पर ट्रांस ह्यूमन्स बहुत वाइड स्प्रेड था। ये जो पेस्टोरल या सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ हुआ करती थी वो अक्सर अपना अवन शेप का घर उठा करके एक जगह से दूसरी जगह
जाया करते थे। जो रोमन स्टेट थे वो नॉर्थ अफ्रीका तक एक्सपेंड हो चुके थे, और जो पेस्चर्स थे इन कम्युनिटीज़ के वो भी बहुत तेज़ गति से कम हो रहे थे, क्योंकि जो लोग थे एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे थे। ठीक है। देन डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशन ऑफ वाटर पावर अराउंड द मेडिटेरेनियन एज वेल एज एडवांसेस इन वाटर पावर्ड मिलिंग टेक्नोलॉजी, है ना। वाटर पावर भी काफ़ी अच्छा था, मेडिटेरेनियन सी था वहाँ पर, इसलिए उसके आसपास जो वाटर पावर था वो काफ़ी एडवांस था। उसका यूज़ हाइड्रोलॉजिकल माइनिंग के टेक्निक्स के लिए यूज़ किया जाता था। जब स्पेन की जब गोल्ड और सिल्वर की माइंस में जो हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाने लगा, तो यहाँ सबसे सेकेंड सेंचुरी में सबसे पहले जो है इसका यूज़ कॉमर्शियल वे में किया गया, बैंकिंग नेटवर्क के लिए किया गया, जो कि उस समय बहुत वाइड स्प्रेड हुआ। तो मनी का यूज़ होने लगा था उस समय यहाँ पर। तो ये इंडिकेट करते हैं कि जो रोमन इकोनॉमी थी उसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है। देन कंट्रोलिंग ऑफ स्लेव्स एंड वर्कर्स। स्लेव्स और वर्कर्स की क्या कंडीशन थी उस समय पर? स्लेवरी एक इंस्टीट्यूशन था, है ना, जो बहुत गहरे में था वहाँ पर। दोनों ही जो जगह थे, मेडिटेरेनियन और नॉर्थ ईस्ट, है ना, यहाँ पर हालांकि क्रिश्चियनिटी थी, और यहाँ जो स्टेट रिलीजन था यहाँ का क्रिश्चियनिटी ही थी 4th सेंचुरी में। और ये सीरियसली चैलेंज किया गया था इस इंस्टीट्यूशन को। ऑगस्टस के अंडर में 3 मिलियन स्लेव्स थे, जो टोटल इटालियन पॉपुलेशन का 7.5 मिलियन पार्ट थे, है ना। स्लेव्स वर एन इन्वेस्टमेंट। उस समय जो स्लेव्स होते थे उनको इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाता था। जिसके पास जितने ज़्यादा स्लेव होते थे उतना ज़्यादा वहाँ का डेवलपमेंट होता था, क्योंकि रोमन एग्रीकल्चरल जो राइटर हैं, है ना, उन्होंने लिखा है कि एडवाइज दैट लैंड ओनर अगेंस्ट यूजिंग देम बिकॉज देयर हेल्थ कुड बी डैमेज्ड बाय मलेरिया, है ना। जो लैंड ओनर होते थे, बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स थे, ज़मींदार हुआ करते थे, वो इन स्लेव्स को, इन वर्कर्स को रखा करते थे काम करने के लिए, और इतना ज़्यादा उनसे काम लेते थे कि कई बार उनकी हेल्थ डैमेज हो जाती थी। दूसरी तरफ रोमन अपर क्लास जो थे वो बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे इन स्लेव्स के साथ, है ना। और जो ऑर्डिनरी पीपल्स थे, कभी कभी जो आम आदमी थे वहाँ के, उनको वो जो हैं इन स्लेव्स को बहुत ही दया की नज़र से देखते थे, वो उनके साथ सिंपैथी रखते थे, है ना। ये जैसे जैसे वॉरफेयर कम होते गए, लड़ाइयाँ जैसे जैसे कम होती गई, वैसे वैसे जो ये स्लेव्स थे इनकी संख्या कम होती गई, क्योंकि ये स्लेव्स ज़्यादातर वही थे जो दूसरे देशों से वॉर में लाए हुए जो सैनिक होते थे, जो हारा हुआ देश होता था उसके जो सैनिक थे, उसके जो लोग थे ज़्यादातर उन्हीं को स्लेव के रूप में रखा जाता था। इसीलिए जैसे जैसे वॉर कम होने लगे वैसे वैसे इनका जो है कम होने लगा, इनकी संख्या भी घटने लगी, और अब ये बहुत ही चीपर सब्स्टिट्यूट बन गया था। अब इसकी जगह पे वेज लेबर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि और ये इजी भी था, क्योंकि वेज लेबर में जो लेबर होते थे उनको रहने के लिए जगह नहीं देनी पड़ती थी, और ये जो खर्चा होता था वो बच जाता था, इसलिए वेज लेबर उस समय। और जबकि स्लेव्स जो होते थे उनको रहने और खाने का उनका बंदोबस्त करना पड़ता था, जबकि वेज लेबर में काम करवाया जाता था स्लेव से, और उनको उसके बदले में वेजिस दी जाती थी, मजदूरी दी जाती थी, तो उनको रखने और खाना खिलाने का जो खर्चा होता था वो बच जाता था, इसलिए वेज लेबर उस समय पर काफ़ी पॉपुलर हुआ। ओके, तो इस तरह से स्लेवरी कम हुई वहाँ पर। देन मैनेजमेंट ऑफ लेबर बाय कॉल्यूमिला जो एक एग्रीकल्चरल राइटर थे, उन्होंने लेबर के मैनेजमेंट पर काफ़ी ध्यान दिया है, उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। कॉल्यूमिला एक 1st सेंचुरी राइटर थे, है ना, जो कि साउथ स्पेन से आए थे, और वो रेकमेंड करते हैं कि जो लैंड ओनर्स हैं उन्हें अपने पास टूल्स
इम्प्लीमेंट्स का एक पूरा स्टॉक रखना चाहिए, है ना। जो उनके पास जितनी उनको ज़रूरत है उसका दुगना उन्हें रखना चाहिए, ताकि जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू रह सके और जो स्लेव लेबर हैं उनका नुकसान ना हो इसमें, और इस तरह के जो आइटम हैं वो और बढ़ाने चाहिए, है ना। देयर वॉज अ जनरल प्रीजम्पशन among employers that without supervision no work would ever get done. So supervision was paramount for both फ्री वर्कर्स एंड स्लेव्स। जो वर्कर्स होते थे और स्लेव्स होते थे उनके लिए सुपरविज़न बहुत ज़रूरी होता था। बिना सुपरविज़न के किसी भी वर्कर या स्लेव को नहीं रखा जा सकता। ऐसा जो कॉली मिला थे उन्होंने मैनेजमेंट का ये एक मार्क दिया था। सुपरविज़न को इजी बनाने के लिए जो वर्कर्स थे कई बार उन्हें ग्रुप में रखा जाता था या फिर छोटे छोटे टीम उनकी बना दी जाती थी। प्लिनी द एल्डर जो एक राइटर थे उन्होंने स्लेव गैंग को कंडेम किया है, उसकी आलोचना की है ना। और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बुरा मेथड है प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने का, क्योंकि मेनली इसलिए उन्होंने इसको कंडेम किया क्योंकि जो स्लेव्स थे जो ग्रुप में काम नहीं करते थे वो यूजुअली उन्हें क्या किया जाता था कि उनके पैरों को चेन से बांध दिया जाता था। तो इस व्यवस्था को जो है उन्होंने बहुत गलत बताया प्लिनी ने। अलेक्जेंड्रिया की फैक्ट्री में सुपरविज़न जो है देखने को मिलता है ना। एक सील जो उस सुपरविज़न के लिए क्या किया जाता था कि वहाँ जो वर्कमैन होते थे, वर्कर्स होते थे, उनको एक एप्रेन दिया जाता था। उनकी एप्रेन पे एक सील लगा होता था और उन्हें एक मास्क पहनना होता था जो सिर को पूरा मुंह ढका रहता था उस मास्क से उनका। और जब वो बाहर जाते थे तो उन्हें अपने कपड़े उतार कर वहीं पर रख देना पड़ता था ताकि पता चल जाए कि कौन जो लेबर है, वर्कर कौन सा जो है आया है और कौन सा वर्कर काम पे नहीं आया है। ठीक है। 398 में एक कानून बनाया गया जिसमें वर्कर्स के लिए था ये कानून। इसमें वर्कर को जो वर्कर्स थे, कर्मचारी थे, है ना, उनको ब्रांड किया जाने लगा ताकि वो ऑर्गेनाइज हो सके। और अगर वो भागते हैं, अगर वो भागना चाहते हैं, भाग भी रहे हैं वहाँ से, तो कई सारे प्राइवेट एम्प्लॉयर्स थे जो इन्हें खरीद लिया करते थे, इन वर्कर्स को, क्योंकि उस समय वर्कर्स की, स्लेव्स की काफ़ी कमी आने लगी थी और इन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अपने पास रख लेते थे। ज़्यादातर जो पुअरर फैमिलीज़ होती थी कई बार इन कर्ज़ों से बचने के लिए अपने जो बच्चे होते थे उनको 25 सालों के लिए बेच दिया करते थे इन जो फैक्ट्री के मालिक होते थे उनके पास, है ना। लेट 5th सेंचुरी में एम्परर एनेस्टेसियस ने ईस्टर्न फ्रंटियर में एक सिटी शहर बनाया जिसे दारा नाम दिया। इस सिटी में 3 वीक्स में ही कई सारे लेबर्स जो थे, जो ईस्ट से आए थे, उन्हें यहाँ पर अच्छी मजदूरी ऑफ़र की गई और इनको वहाँ पर रखा गया, वहाँ पर काम के लिए रखा गया। ठीक है। देन सोशल हियरार्चीज या फिर सोशल डिवीज़न इन रोमन एम्पायर। सोसाइटी कैसे डिवाइड थी, है ना। जो सोशल स्ट्रक्चर था रोमन एम्पायर में वो 3 पार्ट्स में था, सीनेटर और इक्वेस्टेरियन क्लास, है ना। जो सीनेटर्स जो थे वो रिस्पेक्टेबल सेक्शन होता था, है ना। मतलब जो राजा या फिर किंग से बिलोंग करते थे, बड़े बड़े जो मर्चेंट्स होते थे। इक्वेस्टेरियन क्लास जो हॉर्समैन होते थे, है ना। दूसरा सेक्शन होता था मिडिल क्लास का, वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल सेक्शन होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे। फिर लोअर क्लास आता था, फिर फाइनली लास्ट में स्लेव्स आते थे। अर्ली 3rd सेंचुरी में जब सीनेट की संख्या लगभग 1000 हो गई थी तो जो सीनेटर्स थे, है ना, उसके लगभग आधे रह गए थे, है ना, इटालियन फैमिलीज से। लेट एम्पायर, उसके बाद जो ये अर्ली एम्पायर का है, और जो लेट एम्पायर था उसमें सीनेटर और इक्वेस्टेरियन जो थे वो मर्ज हो गए थे और यूनिफाइड हो गए थे वो, और उन्होंने अपनी एरिस्टोक्रेसी को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था। मिडिल क्लास जो है अब आर्मी में जाने लगे थे इस मिडिल क्लास के लोग, और जो प्रॉस्पेरस मर्चेंट्स होते थे और फार्मर्स, बड़े बड़े जो फार्मर्स होते थे वो भी मिडिल क्लास में
बिलोंग करते थे। उनके नीचे जो है लोअर क्लास होता था, है ना, जिसे कलेक्टिवली ह्यूमिलियर्स कहा जाता था, है ना। इनमें रूरल जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लेबर होते थे वो होते थे, इंक्लूड होते थे, जो परमानेंटली एम्प्लॉयड होते थे बड़े बड़े स्टेट्स में, वर्कर्स होते थे, इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे, माइनिंग में काम करते थे, और माइग्रेंट्स होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह लेबर के लिए जाया करते थे, ग्रेन्स और ऑलिव्स की हार्वेस्टिंग किया करते थे, इंडस्ट्रीज़ बनाया करते थे, और सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिशंस भी होते थे लोअर क्लास में। हिस्टोरियन ओलिम्पियोडोरस जो हैं, उन्होंने, जो कि एक एम्बेसडर भी थे, उन्होंने बताया है कि एरिस्टोक्रेसी पर बेस जो थी रोमन एम्पायर, वहाँ पर एनुअल इनकम लगभग 4000 लिब्रिस ऑफ गोल्ड होती थी, अपने स्टेट से उन्हें मिलता था, जो कि उन्हें डायरेक्टली उनके प्रोड्यूस से मिला करता था और उसे कंज्यूम भी वो किया करते थे। लेट रोमन ब्यूरोक्रेसी जो थी उसमें दोनों ही हायर और मिडिल जो एक्लियंस थे वो कंपैरेटिवली अफ्लुएंट ग्रुप थे, क्योंकि इनके पास इनकी जो सैलरी होती थी उन्हें गोल्ड के रूप में दी जाती थी, और ये इस गोल्ड को बेच करके फिर ज़मीनें खरीद लिया करते थे, और वहाँ से काफ़ी फिर ये टैक्स कलेक्ट किया करते थे और काफ़ी मुनाफा कमाया करते थे। इन्हें आप ये जो ग्रुप है, ब्यूरोक्रेसी है, इन्हें, इस ग्रुप को आप मिनिस्टर्स भी कह सकते हो। ये भी उसी तरह करप्ट थे जैसे आजकल के मिनिस्टर्स होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रोमन वर्ल्ड इन 4th to 7th सेंचुरी, है ना। तो जो ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर था रोमन एम्पायर का, क्लासिकल उस समय में वर्ल्ड में, तो जो ग्रीक और रोमन दोनों का ही जो कल्चर था वो पॉलीथिस्ट का माना जाता है ना, पॉलीथिस्ट था। दैट इज, इसका मतलब क्या है कि इसमें कई सारे कल्चर्स का समावेश था, बहुत सारे कल्चर्स थे यहाँ पर, जो रोमन इटालियन, जिसमें रोमन और इटालियन गॉड्स शामिल थे, जैसे कि जुपिटर, जूनो, मिनर्वा और मार्स, और साथ ही कई सारे ग्रीक और ईस्टर्न डीटीज़ को भी वर्शिप किया जाता था, और वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल्स थे, श्राइन्स थे, सेंचुरीज थे पूरे एम्पायर में। ओके, कल्चरल लेवल पे देखें तो इस पीरियड में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ रिलीजियस लाइफ में। जो एम्परर थे कॉन्स्टेंटाइन, उन्होंने डिसाइड किया कि क्रिश्चियनिटी उनका ऑफिशियल रिलीजन होगा। जो ओवर एक्सपेंशन किया उस समय पर, उस डायलेशन टू कट बैक बाय अबेंडनिंग टेरिटरीज विद लिटिल स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक वैल्यू। कई सारी जो उनका जो एक्सपेंशन हो चुका था, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा जो उनका एम्पायर हो चुका था, उसमें कई सारी टेरिटरीज़ को उन्हें छोड़ना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती थी। कई सारी ऐसे टेरिटरीज़ होती थी जिन्हें वो जीत कर भी छोड़ देते थे, क्योंकि वहाँ से उनको कोई फ़ायदा नहीं होता था, इकोनॉमिकली उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। तो जो डायस्टिलियन है वो उन्होंने फ्रंटियर्स में फोर्टिफाइड भी किया, फोर्ट्स बनाए काफ़ी बहुत सारे, और प्रोविंशियल बाउंड्रीज़ भी रिकॉग्नाइज़ की, और सिविलियन कमांडर को सेपरेट किया, जिन्हें ज़्यादा पावरफुल ग्रुप माना जाता था। ठीक है, कॉन्स्टेंटिन के जो चीफ इनोवेशन है ना, वो मॉनेटरी स्फीयर में है ना। मॉनेटरी स्फीयर में उनका जो ये इनोवेशन है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, जहाँ पर उन्होंने नया एक डिनोमिनेशन इंट्रोड्यूस किया था, जिसे सॉलिडस कहा जाता है। सॉलिडस क्या था? 4.5 ग्राम का प्योर गोल्ड का एक सिक्का होता था, जो एटलीस्ट रोमन एम्पायर में लास्ट तक चला, है ना। सॉलिडी जो थे वो मिंटेड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल एंड दियर सर्कुलेशन रैन इनटू मिलियंस, है ना। तो जो सॉलिडी थी उसका काफ़ी बहुत लार्ज स्केल में यूज़ किया जाता था, और वो काफ़ी लाखों की संख्या में सर्कुलेट होते थे, लिए और दिए जाते थे सॉलिड्स। ठीक है, जो अदर एरिया था इनोवेशन का वो था कॉन्स्टेंटिनोपोल को अपना सेकंड कैपिटल बनाना, जो समुद्र से 3 तरफ से घिरा हुआ था। वेस्ट में
जो एम्पायर था वो छोटे छोटे जर्मैनिक ग्रुप्स में पॉलिटिकली फ्रेगमेंट था, बटा हुआ था। नॉर्थ से में जो था गोंट, वंडल, लोम्बार्ड था। नॉर्थ से जो मेजर प्रोविंसेस थे और वहाँ पर उन्होंने अपना किंगडम इस्टेब्लिश किया, जिसे पोस्ट रोमन एम्पायर कहा जा सकता है ना। अर्ली 7th सेंचुरी में रोम और ईरान के बीच में जो वॉर हुए थे वो फिर से फ्लेयर अप होने लगे, उनके बीच में वॉर। और जो सीजेनियन किंगडम था, जो ईरान पर जिसका रूल रहा था 3rd सेंचुरी से, वो उन्होंने अपना इन्वेशन जारी रखा और जो ईस्टर्न प्रोविंस था का बहुत बड़ा हिस्सा था उसे उन्होंने हड़प लिया था रोम के। ओके, सो दिस चैप्टर इज completed here. I had provided you the notes of this chapter. Now I am giving you the explanation and the question answer of this chapter. So write down in your copy and listen the explanation very carefully. Okay, goodbye.